Okay, so Jai Hind to all of you. My name is Atul Dhiman and I welcome you all on this wonderful platform Abhipedia Defense powered by Abhimanyu IAS. और आज जो है हम लोग बात करेंगे द सीरीज दैट वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड रिगार्डिंग द एनडीए पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हिस्ट्री का ये जो टॉपिक है इसमें आपके पास पीवाईक्यू क्वेश्चंस है एंड आपका काम ये है कि उसके आंसर्स निकालना और यहाँ पे जो आंसर्स होंगे उसके साथ साथ प्रॉपर एनालिसिस दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है कितनी डेप्थ के अंदर पूछा गया है और आगे कितनी डेप्थ के अंदर पूछा जा सकता है। अगर आप ये एनालिसिस धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो आपको जो है आगे इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी आगे आपके सामने क्वेश्चन होगा एनडीए के अंदर, यू विल बी एबल टू सॉल्व देम विद फुल ऑफ योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये चीज जो है हम लोग इंश्योर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस। के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दैट वी हैव और एनडीए हमारी टीम है जो इस कोर्स के ऊपर काम कर रही है, स्पेशलाइज्ड इन देयर ओन सब्जेक्ट। आपको कोई भी डाउट क्वेरी है यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप, इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड रेडी टू हेल्प यू आउट, गुड टू गो विद योर होल मेंटोरशिप गाइडेंस जो भी होगी आपके सपोर्ट में हम लोग रहें। ठीक है, सो जितने एग्जाम्स हैं आप उसकी तैयारी अभिपीडिया डिफेंस के साथ कर सकते हैं हमारी टीम के साथ। ठीक है, और अल्टीमेटली व्हाट वी आर सपोज टू डू इज टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारे जो हमारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं, हैंडल्स हैं, यहाँ पे आपको जो हमारा आपको अगर आपको एकदम लेटेस्ट अपडेट चाहिए रिगार्डिंग ऑल द डिफेंस, तो आप अभिपीडिया डिफेंस नाम करके जो है दिस इज द दैट यूल आप टाइप करेंगे आपके एक्सेसिबिलिटी के अंदर। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। ठीक है, चलिए नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अब देखो ये क्वेश्चन एनडीए के अंदर आया था 2018 के टाइम पे। इज अ डूएबल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन आंसर नहीं निकालेंगे, इसके अंदर एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, यही ऑब्जेक्टिव है। सो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करने पहला इंडियन कौन थे? ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, आर.सी. दत्त, सुभाष चंद्र बोस। सो इसका सिंपल है, दिस इज फैक्चुअल क्वेश्चन। Satyendra Tagore was the first personality who actually qualified this Indian civil services and ये बने। सो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं मेरे पीछे। इनका क्या रिलेशन है? दैट ही वाज द एल्डर ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो पूरा फैमिली ही इस तरीके से अपने एकेडमिक्स में दे वर वेल इनफ, और उन्होंने हर इंसान ने, इनकी फैमिली के हर इंसान ने कुछ ना कुछ एकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सो पहले जो सिविल सर्विसेज था, द फर्स्ट एग्जाम फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज हेल्ड इन 1855 इन लंदन। ठीक है, पहले लंदन में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। 1855 में पहला एग्जाम आईसीएस का हुआ था। ठीक है, उसके बाद जब सत्येंद्र नाथ टैगोर जो हैं वो सिलेक्ट हो गए तो उनको कौन सा कैडर मिला, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब ये दोबारा से नहीं आएगा। अब थोड़ा सा डिटेल के अंदर क्वेश्चन होगा कि कौन सा कैडर जो है सत्येंद्र नाथ टैगोर को दिया गया था, अलॉट किया गया था, दैट इज बॉम्बे प्रेसिडेंसी कैडर। बॉम्बे प्रेसिडेंसी कैडर जो है वो सत्येंद्र नाथ टैगोर को दिया गया था, अंडरस्टैंड। और उन्होंने प्रॉपर अपनी सर्विस दी और उस सर्विस को पूरी देने के बाद वो रिटायर हुए। जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं, और भी बहुत सारे थे आईसीएस जो सिलेक्ट हो गए थे, बट 1-2-3 साल की सर्विस के बाद उन्होंने बोला नहीं, हम लोग इनके अंडर काम नहीं करेंगे, हम लोग वी वांट टू बिकम अ पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर बनना चाहते हैं हम लोग। ठीक है, बट इन्होंने सर्विस दी। उसके बाद ही वॉज इन्वॉल्व एक्टिविटीज ऑफ ब्रह्मो समाज। नाउ इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के थ्रू हमें 2 स्टेटमेंट आई है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए डायरेक्ट हिट करेगी। कैसे? सबसे पहली बात तो है कि सत्येंद्र वे प्रेसिडेंसी कैडर से बिलोंग करते थे। ये क्वेश्चन है जो आगे पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ उसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि ब्रह्मो समाज की एक्टिविटीज के साथ एसोसिएटेड, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो 2 क्वेश्चन तो आपके इस क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व हो जाएंगे। was a question। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन 1-2 कीवर्ड एक स्टेटमेंट के अंदर पता चल जाते हैं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व डूएबल हो सकता है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे एनडीए स्टूडेंट्स होते हैं जो बेसिकली इतने इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं आते, या फिर उस टाइम वो समझ
क्या है, एकदम से स्टेटमेंट नहीं समझ आती. व्हाट बेस्ट यू आर गोइंग टू डू इज, साथ ही साथ हिंदी की स्टेटमेंट भी पढ़िए, तो उसमें क्या होगा, उसमें और क्लैरिटी ऑफ स्टेटमेंट जब आती है तो खुद ब खुद चलना शुरू हो जाता है. तो इस स्टेटमेंट के अंदर क्या है, इस स्टेटमेंट में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, वेलेस्ले जो है, वेलेस्ले, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है. हम लोग बात करेंगे करेक्ट वन. ठीक है, अब इसमें क्या है, 6 years ऑफ वेलेस्ले एडमिनिस्ट्रेशन द 42% ऑफ कंपनीज टोटल एक्सपेंडिचर, कि जितना कंपनी का पूरा एक्सपेंडिचर होता था, उस टोटल एक्सपेंडिचर में 42.5% का जो है, देखो कितना स्पेसिफिक फैक्चुअल डेटा है जो पूछा गया है. इतना जो था वो इतना बेसिकली कंपनी का, आर्मी का एक्सपेंडिचर होता था. ओके, देख लेते हैं. नाउ एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स, जो भी उन्होंने मेजर्स लिए थे, वर restricted to affairs of company and had nothing and military affairs of the Indian ruling families. तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया की जो एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स उन्होंने लिए थे, जो भी कुछ ना कुछ वो पॉलिसीज बनाते थे, जो भी करते थे, वो सिर्फ कंपनी तक सीमित थे. उसके आगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे उस टाइम पे बहुत सारे इंडियन प्रिंसेस थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, बहुत सारे छोटी छोटी रियासतें थी, तो उनके मिलिट्री हो गए, उनके कमर्शियल जो अफेयर्स होते थे वो खुद ही देखते थे, वेलेस्ली उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे. अब देखो, अगर आप हिंदी का समझोगे ट्रांसलेशन या इसको इंग्लिश में समझोगे, यू विल इजीली एबल टू डिटेक्ट द क्वेश्चन आंसर कि स्टेटमेंट सही है गलत है क्या. अरे यार, बड़ी सरफेस सी नॉलेज है यार कि वेलेस्ले जो है, ही वाज द पर्सन जिसने क्या किया था, सब्सिडरी अलायंस जो है, सब्सिडरी अलायंस जो है वो इंट्रोड्यूस किया था. सब्सिडरी अलायंस, इस सब्सिडरी अलायंस के अंदर क्या था कि मान लीजिए कोई छोटा मोटा रियासत है, उसका राजा है, वो हमारे साथ अलायंस में आ जाए. उस राजा को क्या करना पड़ेगा, अपने जितने भी मिलिट्री है, आर्मी है, उसको डिसबैन करना पड़ेगा, मतलब उसको खत्म करना पड़ेगा. ठीक है, ब्रिटिशर्स की जो आर्मी है वो उस कैंटोनमेंट पे, उस रियासत के अंदर स्टेशन कर दी जाएगी, और ब्रिटिश आर्मी जो है वो उस राजा को जो है आगे जाके कभी भी मिलिट्री हेल्प देगी, मिलिट्री ज़रूरत पड़ी वो हेल्प देगी. और बीच में जो है राजा को जो भी डिसीजन लेने हैं, किसी बाहर वाले के साथ समझौता करना है, अंदर समझौता करना है, वो सारे ब्रिटिश एक ऑफिशियल होगा जो उस कोर्ट के अंदर बैठेगा. किस कोर्ट के अंदर, वो प्रिंसली, वो जो राजा है, रियासत की जो कोर्ट्स होती हैं उसमें वो ब्रिटिश रेसिडेंट होगा, जिसको पूछ के ये डिसीजन लिया जाएगा, जो भी डिसीजन वो रियासत का राजा लेगा आगे के लिए. तो ये सब्सिडरी अलायंस, अब ये वेलेस्ले के टाइम पे इसने इंट्रोड्यूस की थी. तो अब सिंपल सी चीज है, इस सब्सिडरी अलायंस को जिसने बच्चे ने पढ़ा होगा वो जानता होगा कि यार जब सब्सिडरी अलायंस वेलेस्ले ने इंट्रोड्यूस की तो ये स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से गलत हो जाती है, क्योंकि वेलेस्ले का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था वो तो यही था कि भैया सब्सिडरी अलायंस इशू करो, लागू करो, और जो राजा हैं, रियासतें हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनकी जो कमर्शियल है, मिलिट्री अफेयर्स है, उनके ऊपर इंटरफेरेंस करो, उनके ऊपर इंटरफेरेंस करो. सो ये बहुत स्टेटमेंट है विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट है ना, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई. ठीक है, सो अब तो है, देखो जब भी यूपीएससी में बहुत स्पेसिफिक डेटा है ना कि अबाउट अप्रोक्सीमेटली ये फिक्स डेटा दे दिया है. अब ये फिक्स डेटा जो है, ये मेजरली जो स्टेटमेंट है वो गलत स्टेटमेंट्स होती हैं. आ गया, क्योंकि देखो आर्मी का जो एक्सपेंडिचर होता था, नो डाउट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता था, बहुत ज़्यादा खर्चा होता था आर्मी का, क्योंकि ऑब्वियसली किसी ने ये कहा भी था कि अगर इंडिया को कंट्रोल कर रहा है कोई, वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बल्कि ब्रिटिश आर्मी है जो कंट्रोल कर रही है. ठीक है, सो आर्मी पे खर्चा बहुत होता था, बट उसका कितना खर्चा होता था ये किसी को नहीं पता, ये डेटा में नहीं है. तो ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह से गलत है. ये क्या आ जाएगा, नीदर डी ऑप्शन होगा कि ना ही फर्स्ट है ना ही सेकंड है. ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा होता था, बट नंबर आइडेंटिफाई करना इज नॉट फिजिबल. अंडरस्टैंड. उसके बाद क्या है, लॉर्ड वेलेस्ले जो है सब्सिडरी अलायंस है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. अब इस सब्सिडरी
होगा कि आपको क्या है, हमारी जो ब्रिटिश आर्मी है वो वहां पे आपके एरिया में रहेगी और आपको प्रोटेक्ट करेगी, मिलिट्री हेल्प देगी, और इन रिटर्न आपको क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ी बहुत पेमेंट करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड? तो और आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आपको हमारा जो बंदा होगा आपके एरिया में जो बैठा होगा ब्रिटिश रेसिडेंट, उससे पूछ के आपको डिसीजन लेना है। तो ये किसके साथ किया, और बूंदी, मछली, अवध, पेशवा, निजाम ऑफ हैदराबाद। तो याद रखिएगा ये सारे स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। अंडरस्टैंड? सो ऑल्सो अ बिग स्टेटमेंट, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स थी, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि उसमें 2-3 कीवर्ड्स है, पकड़ लिया तो आपका आंसर निकलेगा। कीवर्ड्स था मैं दोबारा बता दूं, स्टेटमेंट आती है चाहे वो एनडीए का है, सीडीएस का है, इसमें क्लिक क्या है? क्लिक ये है, ऐसी स्टेटमेंट आए ना जहां पे बहुत क्लियर कट डेटा दे रखा है, तो कोशिश कीजिएगा, और वो डेटा किसके ऊपर, आर्मी के ऊपर जितना भी आपने पढ़ा होगा इतना नहीं पढ़ा होगा कि 42.5% है, तो ये ही होगा। और देखो ये स्टेटमेंट कैसे आपने निकाली, ये स्टेटमेंट निकाली सब्सिडरी अलायंस से, कि यार सब्सिडरी अलायंस वाज सपोज टू ब्रिंग मोर इंटरफेरेंस, टू डू मोर इंटरफेरेंस इन दी कमर्शियल मिलिट्री अफेयर ऑफ इंडियन रूलिंग फैमिलीज। तो ये तो उसके अगेंस्ट हो गया ना। तो दोनों स्टेटमेंट बहुत सरफेस नॉलेज से हमें आंसर मिल सकता था। ठीक, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब किसी बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, देखो चाहे एनडीए है चाहे सीडीएस है, कोई भी एग्जाम है यूपीएससी का, अगर किसी बच्चे ने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, वो बच्चा जो है 101% जितना टॉपर लेकर आता है मार्क्स, वो उतने मार्क्स लेकर आएगा ही आएगा। कोई जरूरत नहीं है आपको कुछ और पढ़ने की, एनसीईआरटी जिसने पढ़ी है ना। अब क्या है, ट्रेडिशन है, कर्नाटक के अंदर था, ये पॉपुलर था। अब इस ट्रेडिशन के अंदर क्या है, या इस मूवमेंट के अंदर क्या है, क्वेश्चन पहला क्या है, स्टेटमेंट है, वाज ब्राह्मणा नेम्ड बसावना। ठीक है, बसावना ने इसको शुरू किया था। एक मिनिस्टर थे कोर्ट सेंचुरी में, ठीक है, सो कलर थे उनकी कोर्ट के अंदर, ये मिनिस्टर थे, ब्राह्मण थे, और इन्होंने ये जो है मूवमेंट शुरू किया था। ठीक है, देख लेते हैं। वीराशैवास एनकरेज्ड द कीवर्ड हो सकता है, ठीक है, धर्मशास्त्रास मैरिज ऑफ विडोज। ठीक है, तो उन्होंने की वो प्रैक्टिसेस, वो जो डिस्प्रूव की गई थी धर्मशास्त्रा के थ्रू। ठीक है, और कौन जो लड़की है उसका है एक जैसे गर्ल चाइल्ड है ना, गर्ल चाइल्ड है, उसकी पहले ही शादी करा दी जाती थी, है ना। तो वो एक चीज थी जो अगेंस्ट था, है ना। वो प्री पॉवर्टी मैरिजेस होती थी। अब पोस्ट पॉवर्टी अरेंज वो अटेन करने के बाद लड़की की शादी होगी, मतलब 18 साल 16 साल के बाद शादी होगी। रीमैरिज ऑफ विडोज की बात करें तो रीमैरिज ऑफ विडोज मतलब एक बार विडो एक स्त्री है जिसका हस्बैंड जो है डेथ हो गई है, तो वो दोबारा शादी नहीं की जाती थी, बिकॉज धर्मशास्त्रा में अप्रूव था, डिसअप्रूव था, डिसअप्रूव था। अंडरस्टैंड, वो डिसअप्रूव था, इसीलिए धर्मशास्त्र के हिसाब से विडोज की शादी नहीं हो पाती थी, इसीलिए उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन भी होता था। तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्व कैसे करेंगे आंसर? देखिए सिंपल सी बात है, दिस स्टेटमेंट इज सिंपली करेक्ट बिकॉज ब्राह्मणा जो है, अब कोई भी एनसीईआरटी पढ़िए, सिंपल नोट्स भी पढ़िए, वहां पे आपको ये स्टेटमेंट मिलेगी कि वीराशैवा बस 12th सेंचुरी कालाचोरी ये मिनिस्टर रह चुके हैं। एंड क्लियर कट पता है कि वीराशैवास वो एक्चुअली प्रमोट करते थे वो चीजें जो कि होनी चाहिए, वो सही चीजें हैं। जैसे सही चीजें हैं कि विडो की मैरिज क्यों नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर किसी का पति जो है वो पहले ही उसकी डेथ हो जाती है तो वो जिंदगी भर के विडो रह के अपनी जिंदगी निकालेगी, तो वो गलत हो जाता है, तो इसीलिए होनी चाहिए, तो उन्होंने सपोर्ट किया था। दूसरी बात, उन्होंने पोस्ट पॉवर्टी मैरिज को भी सपोर्ट किया था। ठीक है, दोनों सी ऑप्शन। अब देखिए एक अच्छे से हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसके अंदर का झांक के देखते क्या है। देखिए ये जो नया मूवमेंट था इन 12th सेंचुरी शुरू किया था, पहले ये बेसिकली जैना थे, जैन मूवमेंट को फॉलो करते थे और मिनिस्टर रह चुके किंग के। ठीक है, उसके बाद इनको जो है
इन्होंने जब बसावना ने जब अपना वीरशैव मूवमेंट शुरू किया तो यहाँ पे जो फॉलोअर्स होते थे वीरशैवास कहा जाता था, इनको वीरशैवास कहा जाता था, जो कि शेवास शेवास शिवा शिवा के वीर, हीरोज ऑफ शिवा, ये इनको माना जाता था, बोला जाता था, ये खुद को इस तरीके से कहते थे। या फिर लिंगायत्स इनको कहा जाता था, क्योंकि ये लिंग जो है, जो शिव का प्रतीक है, वो से इनका यहाँ पे हमेशा लिंग जो है वो पहना जाता था, इस तरीके से ये पहनते थे। अंडरस्टैंड? सो ये आपने याद रखना है, वीरशैवास कहा जाता था इनको, लिंगायत्स भी कहा जाता था। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रिबर्थ। क्वेश्चन मतलब इन्होंने क्वेश्चन किया कि यार ये जो डेथ होने के बाद दोबारा से थ्योरी ऑफ रिबर्थ में ये बिलीव नहीं करते थे, कि मतलब मान लीजिए कोई डेथ हो गई तो अब लोग मानते थे कि वो दोबारा से आएगा, किसी और के शरीर के अंदर वो आएगा, तो रीबर्थ की थ्योरी लोग मानते थे। बट ये जो फॉलोअर्स होते थे ये नहीं मानते थे, ये कहते थे एक बार डेथ हो गई तो वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति की जो सोल है वो शिव में समा जाएगी, वो शिव में समा जाएगी। इसीलिए वहाँ के जो तरीके होते थे कि हाँ जो शरीर है उसको किस तरीके से दफनाया जाना चाहिए या जला देना चाहिए, ये उनमें बिलीव नहीं करते थे। ये कहते थे कि हम लोग उस तरीके को फॉलो करके हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली शिव के साथ हम लोग समा जाएंगे। वी डू नॉट बिलीव इन दी रीबर्थ, कि दोबारा से लोग धरती में आएंगे, ऐसा नहीं मानते हम लोग। ठीक है, कि इन्होंने ही वॉज विद दी विडो रिमैरेजेस के साथ वो सपोर्ट में थे, एंड डिसअप्रूव्ड बाय द धर्मशास्त्र, व्हिच वाज डिसअप्रूव्ड बाय द धर्मशास्त्र। ठीक है, और ये सारी की चीजें जो है वो हमें लिटरेचर सेइंग या वचनास के फॉर्म में मिलती है। इनकी लिटरेचर है जो लिखी गई है, और वो लिखी गई है इन दी कन्नड़ा लैंग्वेज के अंदर। अंडरस्टैंड? आपने क्लियर कर लिया। अब उसके बाद क्या है, हु विच अमंग द फॉलोइंग। अब गांधी जी के ऊपर तो क्वेश्चन एक ना एक तो बनता ही बनता है। अब वो क्वेश्चन कौन सा है देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्ट्रगल्स बेस्ड ऑन गांधीज फिलोसफी ऑफ सत्याग्रह इन्वॉल्व द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के ऊपर ये स्ट्रगल बेस्ड है। ठीक है, अब देखिए गांधी जी जो है उन्होंने सत्याग्रह किया, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, बारदोली में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे वो। तो सबसे इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास का अहमदाबाद मील स्ट्राइक। ठीक है, ये बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, लेकिन नेक्स्ट बार जो क्वेश्चन आएगा वो सीधा ये नहीं आएगा। क्या आएगा मैं बताता हूं, कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा था, आपको पता है कि अगस्त 1917 में क्या हुआ, जो बहुत जबरदस्त तरीके से की महामारी फैल गई, प्लेग, मलेरिया। ठीक है, ये इस तरीके की जो महामारी, फेमाइन हो गया, ये महामारी फैलती रहती थी जगहों में। और जो अहमदाबाद है वहाँ पे प्लेग का एक तरीके से पैंडेमिक हो गया, मतलब एपिडेमिक हो गया। ठीक है, अब कि ये रहता है जनवरी 1918 तक। ठीक है, अब फरवरी महीना था, क्या हुआ इसके बीच में, जो वर्कर्स थे मिल के और जो मिल के ओनर्स थे, अब मिल के ओनर और वर्कर के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो गया कि भाई आपको दिया जा रहा है, मिल ओनर कह रहा है कि आपको प्लेग बोनस दिया जाएगा, आप प्लेग बोनस से ही संतुष्ट रहिए। ठीक है, अब होता क्या था कि मिल दे वांटेड कि आप जैसे जैसे प्लेग खत्म हो रहा है वैसे वैसे वो ट्राई प्लेग बोनस, वो कोशिश कर रहे थे कि हम लोग जितना भी दे रहे हैं उसको धीरे धीरे प्लेग बोनस वापस लेना शुरू कर दें। ठीक है, ना दे इनको, बट कह रहे थे कि भाई हमारे को तो बोनस तो ठीक है, वो बात अलग, अब हमें 50% वेज की हाइक चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा बुरा हाल हो चुका है। अब मील ओनर क्या कह रहा है, 20% हाइक देने को तैयार है। अब देखिए ये परसेंटेज है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है कि भाई प्लेग जो है महामारी फैल चुकी है और उस जगह पे क्या है कि मील ओनर जो है बोनस दे रहा है, प्लेग बोनस, बट अब जो है वर्कर कह रहा है कि नहीं हमें क्या है हाइक चाहिए सैलरी में। अब वो सैलरी हाइक का एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि 50% 20% ये लोग कह रहे हैं। यहाँ पे गांधी जी आते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कौन का, अनासुया साराभाई। अनासुया साराभाई जो है एक सोशल वर्कर है, अंबालाल साराभाई
एक मिल ओनर है, तो उन्होंने गांधी जी को बुलाया। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब क्वेश्चन आ सकता है। उन्होंने बोला और अल्टीमेटली गांधी जी ने जो सत्याग्रह का टेक्निक था, सबसे इंपॉर्टेंट हंगर स्ट्राइक, उन्होंने बोला कि मैं हंगर स्ट्राइक पे जा रहा हूं जब तक कि यहाँ पे एक सेटलमेंट नहीं होती। तो उस सेटलमेंट में डिसाइड हुआ कि 35% वेज हाइक होगी और 10% इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन कितने सारे बन जाते हैं। एक तो ये बनता है, अब नया क्वेश्चन है, नया बन गया ये क्वेश्चन। दूसरा बनता है कि हंगर स्ट्राइक तो गांधी जी गए थे, और साथ ही साथ 35% वाला ये क्वेश्चन फैक्चुअल डेटा आपका बनता है। तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट अ नेशनल कॉलेज वाज स्टार्टेड इन कैलकाटा अंडर द प्रिंसिपलशिप ऑफ। नाउ ये क्वेश्चन भी इजी है ना। अगर किसी ने स्वदेशी मूवमेंट का सरफेस भी पढ़ा होगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से भी पढ़ा होगा, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में उसको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के हिसाब से इन कलकत्ता अंडर द प्रिंसिपलशिप ऑफ हुम, सिंपल है, अरबिंदो घोष इज द राइट आंसर। ठीक है, अरबिंदो घोष इज द राइट आंसर। बट क्वेश्चन के अंदर देखते हैं इसमें कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने अब लर्न करने हैं। देखिए 15 अगस्त 1906 में स्वदेशी मूवमेंट चला। स्वदेशी में सब कुछ स्वदेशी करना है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट है जो आम जनता यूज कर रही है, कपड़े हैं, स्वदेशी खादी प्रमोट करनी है, एजुकेशन प्रमोट करनी है। तो उस सिचुएशन में नेशनल कॉलेज शुरू किया गया, बंगाल नेशनल कॉलेज बीएनसी शुरू किया गया, और उसमें अरबिंदो घोष जो थे पहले प्रिंसिपल बनाए गए, फर्स्ट प्रिंसिपल। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि सतीश चंद्र का क्या रोल था। और दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। अब यहां पे इस इंस्टीट्यूशन के अंदर 4 डिपार्टमेंट्स थे। दैट मीन्स यहाँ पे केवल अपने स्वदेशी के, हाँ वेदा उपनिषद ये सब बातें नहीं हो रही है, लिटरेचर की भी बातें हो रही है, मतलब उन चीजों की भी बातें हो रही है, हमारे जो कल्चर, लिटरेचर, वेदा उपनिषद की भी है, टेक्निकल भी है, कमर्शियल चल रही है। अब जो हमारे पहले प्रिंसिपल थे अरबिंदो घोष, वो बेसिकली 1908 में अलीपुर केस के अंदर, अलीपुर बॉम्ब केस के अंदर वो फंस गए। ठीक है, और उसकी वजह से कॉलेज रिक्वेस्ट किया एंड फाइनली उनको रिजाइन करना पड़ा इस पोजीशन से। ठीक है, सो यहां पे आपके पास कितना क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, नेक्स्ट टाइम बोला जा सकता है कि इंस्टीट्यूशन जो है इट वाज ओनली वर्किंग ऑन दी लिटरली फील्ड, लिटरेरी फील्ड के ऊपर काम कर रहे थे, नॉट द साइंटिफिक फील्ड। बट ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, हमें समझ आ गया साइंटिफिक लिटरेरी दोनों है। मुखर्जी सुप्रिटेंडेंट करेक्ट हो गया है ना, तो ये आपने याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया था, है ना। तो अब 18 का क्वेश्चन जो है मतलब एनडीए 2018 में भी पूछा गया। अब उसी क्वेश्चन जो है कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे कि कौन सा गलत है। अब ये बहुत ही ज्यादा बेसिक पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर समझ लिया तो आगे जो भी इससे रिलेटेड होंगे यू विल बी एबल टू डू इट। अब इब्न बतूता मोरक्कन, इसमें से कौन, बारबोसा पोर्चुगीज थे, ट्रेवेनियर जीन बैप्टिस्टे पोलो मनुकी जो है वेनिशियन थे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है इनका आंसर है सी आंसर। ठीक, राइट आंसर। अब देखिए इब्न बतूता मोरक्कन थे, ये सभी को पता होगा, ही वॉज मोरक्कन। इसके बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि जहां पर भी उन्होंने ट्रैवल किया वहां पे उन्होंने अपनी कुछ ना कुछ ट्रैवल हिस्ट्री लिखते रहे अपनी किताब के अंदर, रहला के अंदर। और साथ ही साथ ही ड्यूरिंग द MBT, दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो अपने पास दूसरे दोरंतो बारबोसा पोर्चुगीज थे, that is not very important. What is important? His book of Doronto Barbosa, Portuguese travel literature. तो याद रखिएगा he belongs to Portuguese, मतलब इस तरीके से कर सकते हैं BP पोर्चुगीज, है ना। चलो उसके बाद ट्रेवेनियर जीन बैप्टिस्टे ट्रेवेनियर,
ये भी एनसीईआरटी के अंदर ही है। 17th सेंचुरी जेम मर्चेंट थे एंड ट्रैवलर थे, एंड इन्होंने जो है 6 टाइम ट्रैवल किया है बेसिकली इंडिया के अंदर। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंच बिलोंग करते थे, फ्रांस से बिलोंग करते थे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, एक क्वेश्चन पूछा गया था आई थिंक एनडीए या सीडीएस के अंदर कि ये जो ट्रैवलियर थे इनका बैकग्राउंड क्या था। बैकग्राउंड यार, बैकग्राउंड था इनका जेम मर्चेंट का बिजनेस करते थे ये, ठीक है। अब देखो निकोलो मनुकी पे ट्रैवल किया, तो कुछ लर्न नहीं करना, डेटा फैक्चुअल नहीं लर्न करने। ही बिलोंग्स टू इटालियन ट्रैवलर थे। देखो आई आ गया तो आई से इटली आ गया है ना, कुछ ऐसा हम लोग लर्न कर सकते हैं। और औरंगजेब के टाइम पे ये थे। चलो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ruins of Vijayanagara were brought to public light in the year 1800 by the following British surveyor and engineer। जो विजयनगर एम्पायर थी बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस थी अपने टाइम पे, उनका जो मतलब एक तरीके से जो विनाश है, उस विनाश का जो भी एविडेंसेस है कि कैसे ये ख़त्म हुआ, किस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई, तो ये जो है ये पब्लिक के सामने कौन लेकर आया, किसने सर्वे किया, किसने देखा हिसाब किताब। इसका आंसर क्या है, विजयनगर। हम्पी इसकी कैपिटल भी थी, ठीक है। अब जेम्स प्रिंसप हो गया, कॉलन मैकेन्जी रेनल हो गया, या चार्ल्स मेटकैल्फ हो गया। सो इसका आंसर एनसीईआरटी जिसने पढ़ी होगी उसके सामने पढ़ा होगा कॉलन मैकेन्जी, ठीक है। अब बस अब इसके अंदर और क्या चीजें हैं जो पढ़ने वाली हैं। देखो कॉलन मैकेन्जी थे, ठीक, अपने ही वॉज अ इंजीनियर ऑल्सो, एंड इंजीनियर थे, ब्रिटिश एंटिक्वेरियन थे। एंटिक जो चीज़ें होती थी उनके ऊपर ये कुछ ना कुछ डिस्कवरी करते रहते, कुछ नई रीडिंग्स करते रहते थे जो एंटिक चीज़ें होती थी। सो वो ही बिकेम द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ही बिकेम द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। और याद रखिएगा ब्रिटिशर्स ने ना बहुत ज़्यादा जो भी डेटा होता वो कोशिश करते थे ज़्यादा डेटा इकट्ठा करने की। उनकी अपनी लाइब्रेरीज होती थी, उनके अपने सर्वे होते थे, उनके अपने प्रॉपर फाइलिंग, प्रॉपर सब कुछ करने की कोशिश करते थे कि जब तक डेटा होगा तभी हम लोग कोई कुछ काम कर पाएंगे, तभी हम लोग पॉलिसीज बना पाएंगे। तो डेटा के ऊपर ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। तो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने पहला सर्वे मैप भी बनाया इस साइड का, किस साइड का, अपनी विजयनगरा एम्पायर का, ठीक है। और साथ ही साथ इनका जो डेटा था, मतलब जहां से भी उन्होंने कलेक्ट किया डेटा, वो कहां से कलेक्ट किया, जो विरूपाक्षा टेम्पल था। आपको पता है कि विजयनगरा एम्पायर में विरूपाक्षा जो थे वो भगवान थे, उनका टेम्पल था। उनके जो पुजारी थे, मंदिर के जो पुजारी थे, प्राइस थे, उनसे पूछ के उन्होंने ये सारी फाइंडिंग निकाली थी, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। एंड आपने जो है इस लेक्चर के थ्रू पहली चीज तो ये समझी होगी कि सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग उस क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चंस और निकाल रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन तो अब आ चुका है, वो क्वेश्चन अब आपके लिए ज्यादा रेलेवेंट नहीं होगा, बस आपकी नॉलेज गेन कर देगा। लेकिन उसके एक्स्ट्रा जो 4 क्वेश्चंस हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपको एक तरीके से आपकी कट ऑफ क्लियर करवाएगा, और आपको जो है आगे जाके आप फिर तभी जो है पेपर क्लियर कर पाओगे, गैट का पेपर तभी क्लियर कर पाओगे, है ना। तो ये जो है, जैसे हम लोग मान लीजिए 5-10 क्वेश्चंस करते हैं डेली, तो डेली के हिसाब से हम लोग 40-50 क्वेश्चंस एक्चुअली में हैंडल कर रहे हैं। वो 10 क्वेश्चंस करके 40 क्वेश्चंस हो रहे हैं हमारे हैंडल, ठीक है। तो याद रखिएगा इस सेशन पूरा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, प्रमोट कीजिए इस सेशन को, ताकि हमारे पास जो है और मोटिवेशन मिले और हम लोग जो है अपनी जी जान लगाएं, ठीक है। सो जो भी डाउट क्वेरी है, यू कैन ऑल विजिट टू दिस पर्टिकुलर एंड वी आर हैप्पी टू हेल्प यू आउट। आपकी जो भी डिफेंस से रिलेटेड क्वेरीज होंगी हम लोग आपको उसके लिए पूरा का पूरा सपोर्ट करेंगे। सो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आप यहाँ पे आ सकते हैं और अभी डिफेंस को सब्सक्राइब, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन, एंड अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।